ग्लोबल आई की यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम फिटर सेकेंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ेंगे, कौन कौन सी ट्रेड के लिए है। तो फिटर, ड्राफ्टमैन, सिविल, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, आरएसी, ठीक है, ये उल्टा हो गया, सीएआर हो गया, आरएसी होगा। तो इन सब ट्रेडों के लिए जो है कॉमन होता है, उनके लिए सेम है। बाकी अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ और भी वीडियोज वर्कशॉप कैलकुलेशन फिटर सेकेंड ईयर की पड़ी हुई है, पहले उनको देख लीजिए तो आपका सारे चैप्टर क्रमश तैयार हो जाएंगे। बाकी जो आप ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, इसका जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको वेबसाइट ओपन करनी होगी। हमारी वेबसाइट है www.globaliti.org, ठीक है, globaliti.org। आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है globaliti.org। अब इसको ओपन करेंगे, इस टाइप से ओपन होगा। वहाँ पे आपके फोन में कॉर्नर में 3 डॉट दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करोगे तो ऐसे खुलेगा, होम, हमारे बारे में नई अपडेट और कोर्स। आप कोर्स पे क्लिक कर लोगे, कोर्स पे क्लिक करोगे, नीचे जाओगे तो देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन लिखा हुआ है। ऊपर और भी चीज़ें हैं, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन और कॉलम पे क्लिक करना है आपको। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने लिख के आ जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिए ऐसे है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो आपको क्या करना है, फिटर सेकेंड ईयर पे क्लिक करना है। फिटर सेकेंड ईयर वाले वर्कशॉप कैलकुलेशन पे आप क्लिक कर लोगे। जब इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने पेज ओपन होगा, वहाँ नीचे स्लाइड करना। आप नीचे स्लाइड करके जाओगे तो वहाँ पे पीडीएफ पड़ा होगा, पहले की भी जो क्लासेज हैं उनका भी पीडीएफ मिल जाएगा और आज की भी क्लास का वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्लासेज जब भी आएंगे तो वो भी आपको नीचे ऐड होता जाएगा उसमें, ठीक है। और आज जो है क्लास नंबर 5 है, इसके पहले 4 तक क्लासेस हो रखी है। तो आज कौन सी क्लास है, हमारी 5वीं क्लास है। बाकी क्लासेस देखने के लिए आप चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको 4 क्लास पीछे की भी मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास और मोटाई, 3 चीजें दे रखी है। क्या क्या दे रखा है, बाहरी डायामीटर दे रखा है, आंतरिक व्यास दे रखा है। बाहरी डायामीटर कितना है, तो तीनों सीरियल से है। बाहरी डायामीटर 40 है, ठीक है, किसमें है, सेंटीमीटर में। आंतरिक व्यास 20 है, किसमें है, सेंटीमीटर में। मोटाई 0.5 सेंटीमीटर, मोटाई कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। ये 3 चीजें हैं। एमएस वृत्ताकार रिंग, एमएस मतलब माइल्ड स्टील की वृत्ताकार सर्कुलर रिंग है, उसका भार क्या होगा पूछ रहा है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि एक बाहरी व्यास जिसकी 40 सेंटीमीटर हो, आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर हो, मोटाई 10.5 सेंटीमीटर हो, और उसका जो एमएस है, माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील का वृत्ताकार रिंग है, उसका भार क्या होगा, हमसे वेट को पूछ रखा है, ठीक है। और यह दे रखा है माइल्ड स्टील का जो घनत्व है 7.8 ग्राम पर सीसी है। इसका मतलब क्या है, ग्राम, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, या कह लीजिए सेमी क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, सीसी क्यूब लिखिए, एक ही बात है। सी से होता है सेंटीमीटर और अगले वाले सी से क्यूब होता है, ठीक है। तो सीसी या सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है। तो हमें घनत्व दे रखा है, यह क्या दे रखा है, आपको मात्रक से पता चलेगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह किसका मात्रक होता है, घनत्व का होता है। इसका मतलब यह घनत्व हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, घनत्व। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए अब घनत्व दे रखा है हमें और ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, पूछ रहा है भार। तो हमें एक फार्मूला आप लोग को याद होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा, रो इज इक्वल टू यम अपान वी। यम अपान वी आपका है, ठीक है, रो इज इक्वल टू यम अपान वी। अब यहाँ पे देखते हैं रो क्या है, तो रो है आपका घनत्व। रो क्या है, घनत्व है। यम का मतलब द्रव्यमान या भार, और v का मतलब आयतन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में भार निकालना है। अगर भार निकालना होगा, यम का वैल्यू, भार मतलब क्या है, यम, यम निकालना है, भार निकालना है, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो रो हो जाएगा, रो मतलब घनत्व इंटू v का गुणा हो जाएगा यहाँ पे, मतलब आयतन। कहने का मतलब है हमें भार निकालने के लिए जो वस्तु है उसका घनत्व तो पता चल जाए और आयतन पता चल जाए। अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें भार पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। और हमें यहाँ पे घनत्व तो दे रखा है, मतलब घनत्व तो हमें पता है, आयतन नहीं पता। अगर आयतन पता चल जाता किसी तरह से तो मैं भार निकाल लेता कितना होगा। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ, पहले हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। घनत्व तो पता है, आयतन पता चल जाता तो हमारा काम बन जाता। तो चलिए हम लोग आयतन निकालेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसका आगे यूज होगा फिर। तो पहले हम लोग आयतन निकाल लेते हैं, तब हम भार निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस फिगर को मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा कि कैसे यह हो रहा है, ठीक है, क्या क्या रहा है। तो यह बता रहा है कि इसका जो बाहरी व्यास है वह 40 सेंटीमीटर है। एक तो वृत्ताकार रिंग है तो इस टाइप से होगा,
ठीक है, एक और रिंग बना लेते हैं, यह हो गया हमारा। कह रहा है जो अंदर वाला आंतरिक व्यास है वह कितना था, 20 सेंटीमीटर था, और जो बाहरी वाला था, बाहरी व्यास लेंगे हम, ठीक है, यहाँ से स्पर्शी रेखा खींच लेते हैं, तो ये बाहरी डायमीटर हो जाएगा। बाहरी कितना दे रखा था, 40 दे रखा था। मोटाई कितनी है, 10.5। मोटाई का मतलब एक तरह ऊंचाई से हो गई कि यह इस तरह से वाशर टाइप का होगा, एक तरह समझ लीजिए। ठीक है, सेम ऐसे। और ये इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हाइट दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये आकृति बन रहा है क्वेश्चन के साथ। तो ये आकृति देख रहे हैं कैसा बन रहा है, ये वृत्ताकार आकृति, सॉरी बेलनाकार आकृति बन रही है ना। इसका मतलब जो हम आयतन निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, तो वो बेलन की आकृति का बन गया, तो हम बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर एच। आपने जनरली क्या पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमें यहाँ पे सब व्यास दे रखा है ना, या आंतरिक व्यास है या बाहरी व्यास है। आंतरिक व्यास को हम स्मॉल डी मान लेते हैं, बाहरी व्यास को कैपिटल डी, बड़ा वाले को कैपिटल डी से और छोटे वाले को स्मॉल डी से दिखाएंगे। तो चूंकि वो डी के रूप में है तो हम इसको भी डी के रूप में बदल देते हैं। तो आपको मालूम है व्यास बराबर, ठीक है, क्या होता है, 2r होता है, त्रिज्या दुगुना। अगर r के जगह मैं d लिखना चाहूँ या फिर इसे स्मॉल से दिखा लीजिए, कैसे भी कर सकते हैं, r = d/2 हो जाएगा। तो r की जगह मैं जब d/2 रखूंगा तो पाई d/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई बटे ये क्या होगा, 2 दूना 4, बाहर रख लेते हैं, d का स्क्वायर d² एच, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आयतन का फार्मूला हम d के रूप में रखेंगे तो π/4 d² एच, r के रूप में πr² एच। तो मैं इसको रखता हूँ π/4 d² एच। कहाँ से आया चीज़ मैंने आपको बता दी। तो आयतन क्या हो गया, π/4 d² एच। लेकिन हमें बेलन का आयतन निकालना है ना, और कौन से का आयतन निकालेंगे, तो हमें वृत्ताकार रिंग का भार निकालना है। मतलब जो रिंग थी मुझे इसका वेट चाहिए। तो वेट मतलब ये जो बीच में खोखला वाला भाग है, अगर मैं पूरा आयतन निकाल दूं, पूरे बेलन का आयतन निकाल दूं तो इसका पूरा वेट निकल जाएगा ना। लेकिन मुझे किसका वेट चाहिए, जितना इसका द्रव्यमान होगा, मतलब जो इसकी आकृति है, तो बीच में ये खोखला है ना, इस तरह से हमें बाहरी हिस्से का चाहिए। तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा, मैं पूरे का आयतन निकाल दूं, बड़ा वाला डायमीटर लेके पूरे का आयतन निकाल के जो अंदर खोखला वाला भाग है जो 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसका आयतन निकाल के पूरे में से ये खोखले वाले भाग का आयतन घटा दूं, तो मुझे पता चल जाएगा इस रिंग का आयतन कितना है। सिर्फ मुझे रिंग का आयतन चाहिए क्योंकि मुझे उसका वेट निकालना है। तो पूरा आयतन निकाल के जो बीच में खोखला भाग है जहाँ पे उसका कोई मटेरियल ही नहीं है, तो इस खोखले भाग को पूरे में से जब मैं घटा दूंगा तो जो इसका रियल वॉल्यूम है, आयतन है, वो हमें पता चल जाएगा। तो वही काम करना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बड़े वाले का आयतन, तो बड़े वाले के लिए कैपिटल डी हमने लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ किसका है, तो वृत्ताकार रिंग का आयतन लिख लेते हैं। ठीक है, वृत्ताकार रिंग का आयतन, एक स्टेप समझिए, बराबर क्या हो जाएगा, बड़े का आयतन, बाहरी व्यास का आयतन, या कह लीजिए बड़े डायामीटर का आयतन माइनस छोटे व्यास का आयतन या खोखले भाग का आयतन, खोखले भाग का आयतन। ठीक है, बड़े वाले के ले लेते हैं π/4 कैपिटल डी स्क्वायर एच। कैपिटल डी हमने मान रखा है, माइनस छोटे वाले का π/4, वहाँ स्मॉल डी मान रखा है तो स्मॉल डी इस। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन है उसे बाहर ले लीजिए। π/4 अंदर एच दोनों में कॉमन है तो एच बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट यही फार्मूला लिख दूंगा, फिर वहाँ आपको इतना नहीं बताऊंगा, इसमें सिर्फ बता दे रहा हूँ कैसे ये चीज़ें आती है। तो इसका मतलब जब मैं ये फार्मूला यूज करूंगा तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दूंगा तो एग्जैक्ट मुझे इसका आयतन पता चल जाएगा। तो π/4 एच कॉमन था, ये हमने जो कॉमन था उसे बाहर दिया, अंदर बचा कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी। अब हमारा मेन फार्मूला ये बन गया, इसी फार्मूले में रख करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करके अब हम मेन फार्मूला रखते हैं अपना कि हमें एमएस वृत्ताकार रिंग का
आयतन कैसे निकलेगा, तो इस फार्मूले से निकलेगा, π/4 ब्रैकेट में d² माइनस d²। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। π/4 है हमारा, पाई का मान कितना होता है आप जानते हैं, 22/7 इंटू 4 है तो 4 रहेगा इसके साथ। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई मतलब इसकी मोटाई से मतलब हो जाएगा 0.5 है, 0.5 लिख लेंगे। ब्रैकेट में d का स्क्वायर, कैपिटल और d क्या है 40 है तो 40 का होल स्क्वायर माइनस छोटा वाला d 20 है तो 20 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, 22/7 गुणे 4 इंटू 0.5 इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 माइनस 20 का करेंगे तो 400। पहाड़ा याद होना चाहिए आपको, जल्दी सॉल्व होगा क्वेश्चन। 22/7 इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू 1600 में से 400 गया तो 1200। अब यहाँ देखिए 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 1200, 300 हो गया ना। अब इसका क्या करते हैं, आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर क्या आएगा, ठीक है, 300 गुणे 0.5 गुणे 22, ठीक है, आ जाएगा आपका 3300/7। 7 से भाग दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे हम 7 से, वैल्यू आएगी हमारी 471.428। 3 अंक तक लेते हैं, इतना आ जाएगा। किस में आएगा, तो सारे वैल्यू हमारे किस में थे, सेंटीमीटर में थे, तो आयतन जो आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये हमें पता चल गया क्या, आयतन। हमने क्या निकाला, आयतन निकाला। इसको लिख लेते हैं, आयतन कितना आया हमारे पास, आयतन आया है हमारा 471.428 सेंटीमीटर क्यूब। हमें आयतन पता चल गया। अब हम निकालेंगे क्या, भार। भार के लिए क्या करना है, तो आपको मालूम था, जो मैंने फार्मूला आपको बताया था, ρ = m/v, तो m = ρ × v। रो का वैल्यू हमें दे रखा है 7.8, देख रहे हैं ना, उसमें भी ग्राम प्रति सेमी क्यूब है और उसमें भी आयतन हमने सेंटीमीटर में निकाला। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया था कभी भी वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, उसमें भी सेंटीमीटर में, इसमें भी सेंटीमीटर में। इसका मतलब दोनों को रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रो का मान, घनत्व का मान दे रखा था 7.8 इंटू आयतन हमने निकाला है 471.428, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 471.428 इंटू 7.8, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3677.138, ठीक है। किस में आएगी वैल्यू, तो चूंकि यह किस में दिया था, ग्राम प्रति सेमी क्यूब में ना, घनत्व तथा ग्राम प्रति सेमी क्यूब में, यह भी सेमी क्यूब में। हम निकाल रहे हैं द्रव्यमान, क्या निकाल रहे हैं, द्रव्यमान। रो का मान था ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, आयतन का होता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब कट गया, मात्रा क्या बचा, ग्राम। इसका मतलब ये जो आंसर आ गया हमारा, इतना ग्राम आ गया। क्या आया है, ग्राम आया है, जबकि ऑप्शन में सब हमें किलोग्राम में दे रखा है। इसका मतलब मैं इसको किलोग्राम में बदलूंगा तब मुझे ऑप्शन मिलेगा, और आपको मालूम है 1 kg = 1000 ग्राम होता है। ग्राम की जगह केजी लिखने के लिए इसको मुझे इधर भेजना पड़ेगा, तो 1 ग्राम = होगा 1/1000 kg। इसका मतलब मैं ग्राम की जगह केजी लिखना चाहूँ तो मुझे ये चीज़ लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं 3677.138, ठीक है, इंटू ग्राम की जगह 1/1000 kg। अब यह केजी में बदल गया। और आपको मालूम है जब भी हम भाग देते हैं इस टाइप से, तो जितना 0 होता है उतने अंक पे दशमलव बाईं तरफ खिसक जाता है। तो 3 0 है तो 3 अंक दशमलव बाईं तरफ खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.677 kg, क्योंकि जब भी हम वैल्यू निकालते हैं तो दशमलव के 3 स्थान तक ही निकालते हैं, तो बाकी छोड़ देंगे। तो अब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन भी आपको दिखेगा 3.677 kg।
तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। कभी भी आपको भार निकालना है तो आपको ये फार्मूला जानना चाहिए, रो इक्वल टू एम बाई बी। रो होता है आपका घनत्व, एम द्रव्यमान और वी आयतन। ठीक है, घनत्व हमें दे रखा होता है, द्रव्यमान निकालना होता है, तो आयतन निकाल जाएगा तभी हमें पता चलेगा। घनत्व दे रखा है, सिर्फ आयतन नहीं पता है तो हम उसका आयतन निकालेंगे, तुरंत काम बन जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा आकृति कैसी है, तो उसका आयतन निकालेंगे, जैसे घनत्व का आयतन में गुणा होगा हमें द्रव्यमान पता चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है CI का घनत्व, कास्ट आयरन का, CI का मतलब होता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का हमें घनत्व दे रखा है 7.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। बाहरी व्यास इसमें भी दिया 18 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। हमें कास्ट आयरन लाइनर का भार क्या होगा पूछ रहा है। जो हमारा कास्ट आयरन की चीज़ बनी हुई है, इसमें बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास, सारी चीज़ें दी हुई है, घनत्व भी दी हुआ है, हमें भार पूछ रहा है। सेम वही फार्मूला, रो इज इक्वल टू एम अपान वी। हमें घनत्व दे रखा है और द्रव्यमान निकालना है। इसका मतलब क्या चीज़ पता चल जाए तो हम भार निकाल लेंगे। इसका मतलब हमें रो पता है, आयतन पता चल जाए तो द्रव्यमान आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि 3 चीज़ें हैं फार्मूला में, 2 का पता हो तो तीसरा अपने आप पता चल जाता। तो घनत्व तो दे ही रखा है, सिर्फ आयतन निकाले तो हमें द्रव्यमान पता चल जाएगा। पहले फिगर बना लेते हैं। कह रहा है बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए कुछ इस टाइप से होगा, या आंतरिक व्यास हो गया इसका। आंतरिक व्यास कितना दे रखा है, कैपिटल सॉरी स्मॉल मान लेते हैं, स्मॉल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास कितना होगा, बाहरी व्यास हमें दे रखा है 18। ठीक, ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, मतलब ये अभी बेलन की आकृति में ही बनेगा इस टाइप से। हमें हाइट दे रखी है कितना, 30 सेंटीमीटर। यह भी बेलन की आकृति में बन गया, इसका मतलब हम बेलन का आयतन निकाले तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। और फार्मूला कौन सा लगेगा, तो सेम आप जानते हैं, बड़े वाले का आयतन निकाल करके छोटे वाले का आयतन निकालिए, बड़े वाले का आयतन निकालिए, फिर अंदर वाले का आपस में घटा दीजिए तो हमें इसका आयतन पता चल जाएगा। हमारी बात समझ में ना, वही करते हैं। ये कहाँ तक होगा, या कुछ इस टाइप से होगा ना। ठीक है, तो हमें बाहरी वाला आयतन चाहिए होता है, तो बाहर वाले का आयतन निकाल के छोटे वाले के निकाल के आपस में घटा देंगे, काम बन जाएगा। फार्मूला क्या आया था, हमने पीछे देखा था। ठीक है, कास्ट आयरन का भार निकालना हमें, तो उसका निकालते हैं। जो हमारा कास्ट आयरन था उसका आयतन क्या होगा, पीछे से मैंने ऐसे यही वाला क्वेश्चन था इसी टाइप से। फार्मूला मैंने आपको बताया था π/4, यस बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या होता है कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। इसी पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। π/4, पाई की वैल्यू रख लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 × 4 पहले से ही है। ऊंचाई हमें 30 दे रखी है। ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा D स्क्वायर, D की वैल्यू कितनी है, तो बाहरी वाला 18 है, 18 स्क्वायर, अंदर वाला 10 है तो 10 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 22/7 × 4 × 30। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 18 का स्क्वायर करेंगे। मैंने बोला था 20 तक आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, 30 तक याद रखिए और अच्छी बात है, पर कम से कम 20 तक याद हो तो आप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 18 का जब आप करेंगे वर्गमूल तो 324 आएगा, 10 का करेंगे तो 100 आएगा। आगे चलते हैं, 22/7 × 4 इंटू ये 30 है आपका, और यहाँ पे क्या होगा 100 निकल जाएगा, 224। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 से जो है 4 दूना 8, ठीक है, ये 4 × 5 = 20 होगा, 4 से चला जाएगा, 4 × 5 = 20, 2 बच गया 24, 4 से 24। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 × 8 = 56। जो बच गया उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्या बचा, 8 × 30
गुणे 22, 22 गुणे 30 गुणे 8 है, 3 चीज़ें बच गई। इनका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 5280। किस में आएगा? तो हम यहाँ देखते हैं जो भी हमारी वैल्यू थी सब सेंटीमीटर में थी, तो आयतन हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो लिख लेते हैं आयतन हमने कितना निकाल लिया, 5280 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आयतन आ गया। अब हमें निकालना है भार। नेक्स्ट वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। रो इज इक्वल टू यम अपान वी, तो हमें निकालना है यम, तो हो जाएगा रो इंटू वी। रो की वैल्यू हमें दे रखी है, रो का मतलब घनत्व है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप 7.5 इंटू वी का मतलब है आयतन, आयतन हमने निकाला 5280। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7.5 आ जाएगा 39,600, ठीक है, 39,600 आ गया। अब हमें ये वैल्यू किस में प्राप्त हुई? तो हमें प्राप्त होगा, आप जानते हैं इसका वैल्यू था ग्राम प्रति सेमी क्यूब में, और ये सेमी क्यूब सेमी क्यूब कट जाएगा, ग्राम होगा, मतलब हमने एक ग्राम में मिला। जबकि आंसर में किस में दे रखा है? सब केजी में है। और आप जानते हैं कैसे बदलना है, बदलने के लिए हमें इसमें 1000 से भाग देना होगा, केजी में बदल जाएगा। कैसे? मैंने पिछली बार बताया था। 1000 से इसमें भाग दे दीजिए, जब 1000 से आप भाग देंगे, ठीक है, तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 39.6 केजी हो जाएगा। 3 अंक दशमलव खिसकेगा तो 39.6 केजी। ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बस वैल्यू चेंज कर देता है, क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं। अक्सर द्रव्यमान या भार पूछ लेता है आपका, और घनत्व दिया होता है, आपको आयतन निकालना होता है। तो आप फिगर ड्रॉ कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी आकृति बन रही है, उसका आयतन निकाल लीजिए, और इस तरह से फिर आयतन का घनत्व में गुणा करके आपको द्रव्यमान पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इसमें देखिए दे रखा है आपको फिगर, तो यह जो है एक बियरिंग का एक ब्रास का फिगर है आपका, ठीक है, बियरिंग ब्रासेस है, ब्रासेस मतलब पीतल की बियरिंग है आपकी, और इसका हमें निकालना है क्या? भार निकालना है। सभी डायमेंशन किस में है? देखिए यहाँ लिखा हुआ सभी माप हमारा mm में है, मतलब जो भी इसमें वैल्यू दिखा रखी है वो mm में है, ठीक है। ये जिसके साथ फाइल लग गया उसका मतलब वो डायमीटर है, लेकिन जो भी वैल्यू सब mm में होगी। फिर डायमीटर दिखा रखा है कि सबसे बड़ा वाला डायमीटर कितना है? 120 है। डायमेंशन दिख रहा है फिगर में, ठीक है, डायमेंशन दिख रहा होगा, 120 है। यह 100 है आपका, जो इसके बाद दूसरा वाला डायमेंशन है, इसका जो है 90 है। और जो सबसे खोखला वाला भाग है, यह खोखला है, जो हैचिंग की गई है। आप बियरिंग जानते हैं, बियरिंग के बीच में क्या होगा? होल होगा ना, ऐसे मोटी सी बियरिंग होगी, भरा हुआ हिस्सा होगा और बीच में होल होगा, तो यह खोखला वाला भाग है, और यह दोनों भरा हुआ भाग है, बियरिंग है गोल से। और इसकी जो है डायमीटर 120, उसके बाद 100, उसके बाद 90, और एक खोखले वाले का 70 है, ठीक है। और उसके बाद इस जो 120 डायमीटर के हैं वो कितनी ऊंचाई तक है या कितनी मोटाई तक है? तो वो 25 तक है। ऊपर आपको दिख रहा होगा कितना है? 25। यह बी वाला भाग, यह भाग ए है हमारा, भाग बी है, भाग सी है, भाग डी है, भाग ई है, मतलब 5 भाग है। फिगर में ये आप देख रहे होंगे, जो भाग ए का होगा आयतन, सेम वही आयतन भाग ई का भी होगा, दोनों सेम आकृति है, सेम साइज है। इसका भी 25, इसका भी 25 चौड़ाई है। वैसे ही इसका 15 है तो इसका भी 15 है, और बीच वाला भाग 40 तक है। वैसे जो भाग बी का आयतन होगा, क्योंकि भाग बी का जो हमें डायमीटर दे रखा है 100 दे रखा है, वही डायमीटर हमारे भाग डी का भी होगा। जो इसमें 15 है वही इसका 15, इसका मतलब जो भाग बी का आयतन होगा वही भाग डी का भी आयतन होगा, दोनों सेम होगा। और फिर भाग सी का निकालना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग भागों का आयतन निकालेंगे या सबको जोड़ देंगे, मतलब हमें भाग ए का आयतन पता चल जाए, भाग बी का, भाग सी का, भाग डी का और भाग ई का, 5 भाग बन रहे हैं। तो सबका आयतन निकाल करके आपस में जोड़ दें तो हमें पूरी बियरिंग का आयतन पता चल जाएगा, और फिर हम उस आयतन का घनत्व में गुणा कर देंगे, हमें पता चल जाएगा इसका भार कितना है। सभी का अलग अलग आयतन निकालने के लिए आयतन कैसे निकलेगा? जैसे मैं भाग ए का आयतन निकालना चाहूँ तो पहले तो मैं जो 120 डायमीटर दे रखा है पूरे का आयतन निकाल लूँगा। उसके बाद जो छोटा वाला ये बीच में भाग खोखला है ना, तो इतना मुझे घटाना पड़ेगा। इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो जो इस भागे की होगी, भागे की 25 है तो इसकी भी 25 होगी।
इसका डायमीटर कितना है, इस खोखले भाग का डायमीटर, तो आप देख रहे हैं दे रखा है यहाँ पे 70। खोखले भाग का डायमीटर क्या है, 70 फाई, ये दे रखा है ना, ये हमारा खोखले भाग का डायमीटर। 25 जो इसकी चौड़ाई वही और डायमीटर 70, मतलब मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दूं तो मुझे भागे का आयतन पता चल जाएगा। सेम वही कहानी है जो मैंने पीछे वाले फिगर में की थी, बस इसमें कई स्टेप में करना है। तो चलिए भागे का पहले निकालते हैं। भाग ए का आयतन क्या होगा, बड़े वाले का निकाल करके उसमें छोटा वाला घटाना है। मतलब जो मैंने पीछे फार्मूला लगाया था सेम वही लगाएंगे, π/4 h ब्रैकेट में d² माइनस d²। इसी फार्मूले पे काम करेगा। बड़े वाले डायमीटर से छोटा वाला घटा दे तो एग्जैक्ट हमें जो हैचिंग की गई है उस हिस्से का आयतन पता चल जाएगा। पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14। ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, ऊंचाई, तो ऊंचाई है जो मोटाई वाला है इसको खड़ा कर दीजिए आप, तो यह वाला हिस्सा ऊंचाई के काम करेगा। कितना है, 25 है, 25। चूंकि यह नीचे 4 था तो 4 रहेगा ही आपका, ठीक है। पाई का मान हमने डायरेक्ट रख लिया। कैपिटल d², तो कैपिटल डी कितना है, 120 फाई माना जाएगा, तो 120 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल डी की बात करें तो 70 है, तो 70 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3.14 गुणे 25, ठीक है। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो 12 बराबर में 144 होता है आपका, और इसके साथ 2 जीरो हो तो 2 जीरो आ जाएगा। 120 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 70 का स्क्वायर, 7 से 49 तो 4900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4900 बटे यहाँ पे 4 है। 3.14 इंटू 25, ठीक है, बटे 4। यहाँ पे घटा लेते हैं, कैलकुलेटर से घटा लेना, ठीक है, जैसे भी हो। मैं यहाँ पे जल्दी करूँगा थोड़ा। 14,400 माइनस 4900, 9,500 हो जाएगा। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9,500 गुणे 25 गुणे 3.14, उसमें भाग दे देंगे 400 से, देखते हैं कितना आता है। गुणे 25 गुणे 3.14, ठीक है, उसमें भाग दे देंगे हम 4 से, तो वैल्यू आएगी हमारी 1,86,437.5, ठीक है। सारी मापे किसमें, mm में है, तो हमारा आयतन किस में आ जाएगा, mm³ में आएगा। यह किसका आयतन आया, यह भाग ए का आयतन आया। और मैंने आपको बताया था जो भाग ए का आयतन होगा वही आयतन भाग ई का भी होगा, ठीक है। तो अगर हम दोनों आयतन की बात करें तो जो भाग ए का आयतन है यही किसका आयतन है, भाग ई का भी आयतन है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ भाग ए प्लस भाग ई का आयतन, कि दोनों का जोड़ने पर कितना होगा, भाग ए प्लस भाग ई का आयतन दोनों का कितना होगा, तो हमें क्या करना होगा, इसका दोगुना कर दूं। जो इसका आयतन आया है इसका दोगुना कर देंगे, दोनों को पता चल जाएगा। या फिर कह लीजिए जो भाग ए का आयतन है इसमें इतना ही और जोड़ दूं तो भाग ई का आयतन हो जाएगा, मतलब दोनों का मिला करके हो जाएगा। तो भाग ए प्लस भाग ई आयतन मतलब दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, तो इसका दोगुना कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू आई है इसमें गुणा कर देंगे किससे, 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 3,72,875 mm³। यह किसमें आंसर आ रहा है, mm³ में। इसको हम बदल देते हैं सेंटीमीटर में। किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो mm की जगह मैं सेंटीमीटर लिखना चाह रहा हूँ, तो 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर। चूँकि ये क्यूब में है, क्यूब में है ना, तो इसकी जगह मैं सेंटीमीटर जब रखूँगा तो ये क्यूब हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, यही होगा ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेमी क्यूब हो जाएगा, नीचे जब करेंगे तो 1000 आ जाएगा। मतलब अब इसको आगे सॉल्व करेंगे आप तो अगले स्टेप में क्या होगा, 1/10 है तो 1/1000 सेमी क्यूब हो जाएगा, 1/1000 सेमी क्यूब हो गया। अब 1000 से जब भाग देंगे तो आपको मालूम है 3 अंक दशमलव खिसक जाता है, तो अगला स्टेप जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो 372.875 सेमी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का आयतन हमें पता चल गया, भाग है और भागी का। चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, आगे काम आएगा।
चलिए इसको नोट करते हैं। क्या है हमारा, भाग ए प्लस भाग ई का आयतन हमने निकाला, कितना आया 372.875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये हमें भाग ए वाला पता चल गया, भाग ई का। अब बी वाला पता करते हैं, जो बी का आएगा वही डी का भी आएगा, फार्मूला सेम वही रहेगा। फार्मूला सेम वही रहेगा। किसका पता करने जा रहे हैं हम, भाग बी का। अब भाग बी का आयतन, चलिए सॉल्व करते हैं। पाई का मान 3.14/4 इंटू ऊंचाई, बी वाले की ऊंचाई 15 अंदर कैपिटल लिया, अभी इसमें क्या, तो बी वाले का डायमीटर 100 है, माइनस खोखले वाले का। सब में से हमेशा खोखला वाला घटाना पड़ेगा, मतलब 70 वाला ही रहेगा। छोटा वाला हमेशा क्या 70 ही रहेगा, क्योंकि खोखला वाला घटाया जा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा 3.14/4 इंटू 15, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 का करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, माइनस 4900। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इक्यावन सा आ जाएगा, 3.14 इंटू 15 इंटू 5100/4। ठीक है, 4 से काट लेंगे हम, भाग देंगे जब 4 से 51 में, तो आंसर आएगा आपका 1275। ठीक है, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1275 गुणे 15 गुणे 3.14 60,052 आ जाएगा, 52.5 60,052.5 आ गया। किस में आएगा, सारा माप mm में, तो mm क्यूब, यह आ गया हमारा mm क्यूब में। किसका आयतन आया, भाग बी का आयतन। मैंने आपको बताया जो भाग बी का आयतन होगा वही आयतन भाग डी का भी होगा। मतलब अगर मैं इसका दुगुना कर दूं तो दोनों का आयतन पता चल जाएगा। कहने का मतलब है भाग बी का आयतन प्लस भाग डी का आयतन, कि दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, भाग डी का आयतन। दोनों आयतन सेम है, मतलब जो भाग बी का आयतन उसी को दुगना कर दो तो दोनों का आयतन हो जाएगा। भाग बी का आयतन प्लस भाग डी का आयतन दोनों का हो जाएगा। तो इसका दुगना कर देते हैं। ठीक है, 1,20,105। यह किस में आएगा, तो यह आया हमारा mm क्यूब में, mm क्यूब। अब मुझे इसे बदलना सेंटीमीटर क्यूब में। इसमें 1000 से भाग दे दूंगा, यह बदल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। कैसे बदलना मैंने पिछले में बताया था। तो 1000 से भाग दे दीजिए तो यह हो जाएगा 120.105 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भाग बी और भाग डी का आयतन पता चल गया। इसको नोट कर लेते हैं। भाग बी प्लस भाग डी का आयतन हमने निकाला है सेंटीमीटर में 120.105 सेंटीमीटर क्यूब। दो चीज़ें पता चले, 4 चीज़ों का निकल गया ना, भाग ए, भाग ई, भाग बी, भाग डी, चारों को पता चल गया आयतन, इतना हो गया। अब हमें किसका चाहिए, एक बचा हुआ है भाग सी। लास्ट क्या बचा, भाग सी बचा। इसी फार्मूले पे भाग सी का भी निकल जाएगा। अब निकालेंगे हम किसका आयतन, भाग सी का आयतन। भाग सी का आयतन कितना होगा, तो π/4 3.14/4। ऊंचाई कितनी है, तो सी वाले की देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा है, 40। सी वाले का हो जाएगा ऊंचाई की जगह 40, ब्रैकेट में d²। तो सी वाले का डायमीटर कितना है, सी वाले का 90 दे रखा है, सी वाले का 90 दे रखा है, मतलब बड़ा वाला जो भाग है 90² माइनस खोखला वाले का रहेगा तो वह 70 है आपका। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3.14/4 इंटू 40 को काट देंगे आप, यहाँ 4 से 4 दाव में 40 गुणे 10 हो जाएगा, गुणे अंदर देखेंगे तो 90 का स्क्वायर 8100 माइनस 70 का स्क्वायर 4900। ठीक है,
8100 माइनस 4900, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3.14 गुणे 10, यहाँ पे हम घटाने के बाद 3200 आ जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3200 गुणे 10 गुणे 3.14, यह आ जाएगा आपका 1,04,80। ठीक है, किस में आएगा? mm³ में आएगा। चूंकि इसके बराबर इसमें दुगना नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाग सी तो अकेले है ना, बाकी में भाग ए भाग ई, जब दोनों को जोड़ रहे थे तो दुगना कर दे रहे थे, भाग बी भाग डी दोनों बराबर थे दुगना कर दे रहे थे। ये भाग सी तो अकेले है, उसके बराबर कुछ है नहीं, तो ये हमारा भाग सी का आयतन आ गया। किसमें? mm³ में। किसका है? भाग सी का आयतन। अब मुझे सेंटीमीटर में चाहिए तो मैं इसमें क्या करूंगा? 1000 से भाग दे दूंगा, मुझे पता चल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1000 से भाग देने पे हो जाएगा 3 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा 100.480। ठीक है, क्या? सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी लिख लेते हैं कि भाग सी का हमारा आयतन कितना आया। भाग सी का आयतन, ठीक है, 100.480, 480 बोलेंगे, 480 नहीं बोलते हैं, सेमी क्यूब। ये हमें देखिए पांचों भाग का आयतन हमने निकाल लिया। भाग ए भाग ई का दोनों का जोड़ दिया था, भाग बी भाग डी का जोड़ लिया था और भाग सी का जोड़ लिया था। तो ये मुझे किसका पता चला? सब इन दोनों का आयतन, इन दोनों का आयतन प्लस भाग सी का आयतन। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे इस कंप्लीट का आयतन पता चल जाएगा। भाई ये तो मैंने अलग अलग निकाला ना, इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो सबका आयतन पता चल जाएगा। तो चलिए कुल आयतन लिख लेते हैं। कुल आयतन, कुल आयतन बराबर क्या होगा आपका? तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमें सारा आयतन पता चल जाएगा। जोड़ लेते हैं, 372.875 प्लस 120.105 प्लस 100.480, यह आ जाएगा हमारा कुल आयतन 593.46। ठीक है, किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। ये हमें क्या पता चल गया? कुल आयतन पता चल गया। उसका हमने टोटल आयतन निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या? निकालना है हमें इसका भार। निकालना क्या है? निकालना है हमें भार। और भार के लिए आपको फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, और एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं। एम इज इक्वल टू रो की वैल्यू हमें दे रखी है 8600 kg प्रति मीटर क्यूब। एक चीज़ और ध्यान देना है, रो की वैल्यू किस में दी हुई है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में है। रो की वैल्यू मीटर क्यूब में है, जबकि हमारा जो आयतन आया है वह सेंटीमीटर क्यूब में आया है। इसका मतलब मुझे आयतन को किस में बदलना होगा? मीटर क्यूब में बदलना होगा। दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, या मीटर को सेमी में बदलो या फिर इसको उसमें बदलो। तो चलिए हम इसको मीटर में बदल लेते हैं। और आपको मालूम होगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यही होता है ना। तो सेमी की जगह मुझे मीटर लिखना है, तो 1 सेमी में सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 में, ऐसे हो जाएगा मीटर। ठीक है, 1/100 लिखिए, चाहे इसको हम लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर मीटर। एक ही बात है ना, 10 दाम में 100। चलिए लिखते हैं यहाँ पे 593.46। सेंटीमीटर की जगह मुझे मीटर लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/10, यहाँ लिखा है ना। सेंटीमीटर की जगह मीटर लिखने के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, एक ही बात है। तो सेंटीमीटर की जगह मैं लिख लेता हूँ मीटर वाला। ठीक है, 1/10 स्क्वायर मीटर में हो गया है। किसमें हो गया? मीटर में। क्योंकि सेंटीमीटर का क्यूब, ये मैंने सेंटीमीटर के लिए निकाला था, यहाँ सेंटीमीटर का क्यूब है, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 593.46। ठीक है, इंटू 10 का स्क्वायर है, जब उसका क्यूब होगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। घात का क्या होता है? मैंने बताया था इसके पे कि अगर यस के पावर यम हो और बाहर यन हो तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो वही चीज़ है, 2 है बाहर 3 है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो घात का आपस में क्या होगा? गुणा होगा। 2 तिहाई 6 तो हो जाएगा 1/10 के पावर 6। अब यह बदल गया हमारा क्या? मीटर क्यूब में।
मीटर था, अब इस क्यूब है तो ऊपर क्यूब हो जाएगा, नीचे ये हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँ 593.46, अगर यह नीचे है ऊपर जाएगा तो घात में माइनस लग जाता, 10⁻⁶ मीटर क्यूब। आ रही बात समझ में? नीचे है तो प्लस है, जब ऊपर जाता है तो घात माइनस हो जाता है, तो 1/10⁻⁶, ऊपर गया तो 10⁻⁻�6 मीटर क्यूब। यह हमारा आयतन आ गया मीटर क्यूब में, क्योंकि हमें यहाँ पे घनत्व तो मीटर क्यूब में था तो इसे भी हमने मीटर क्यूब में बदल लिया। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, रो की वैल्यू है 8600, किसमें है? केजी प्रति मीटर क्यूब में है, तो इसीलिए हमारा इंटू वी का आयतन भी मीटर क्यूब में होना चाहिए, तो ये हमने निकाला है 593.46 गुणे 10⁻⁻6, ये भी हमारा किस में आ गया है? मीटर क्यूब में आ गया। अब इनका आपस में गुणा कर लें, ये मीटर क्यूब से कट जाएगा, आंसर किस में आएगा? केजी में आएगा। तो गुणा कर लेते हैं, 8600 गुणे 593.46, ये हो जाएगा आपका 51,03,756। ठीक है, इतना इंटू, सिर्फ मैंने इसका गुणा किया 8600 और इसका इतना हो गया, इंटू क्या था? 10⁻⁻6 था, वहीं रहेगा, और ये किस में आएगा? मीटर क्यूब से कट जाएगा, केजी बचेगा। यह जो आंसर आया हमारा केजी में आया। ठीक है, अब इसका क्या 10⁻⁻6 है? कब 10⁻⁻6 हुआ था? जब ऊपर गया था। अगर मैं इसे बटे के रूप में लिख दूं तो क्या होगा? 1/10⁻6 होगा, ऊपर जाता है तो घात माइनस हो जाता है। या फिर अगर इसको मैं दूसरे रूप में लिखना चाहूँ तो 10⁻6 है, इसका मतलब क्या है? 6 जीरो होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो। हमारी बात समझे ना? जैसे 10 के पावर स्क्वायर है तो ये क्या होता है? 100 ही तो होता है, 10⁻100, मतलब जितना घात लिखा गया होता है उतना जीरो एक के साथ लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या घात के 2 था, तो देखिए एक के साथ 2 जीरो लगा, तो यहाँ पे क्या था? 10⁻6 था, 10⁻6, तो एक के साथ मतलब कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये चीज़ मैंने किया। ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करें? इसका इसमें भाग देंगे तो आपको मालूम है जितना जीरो होता है उतना बाई और दशमलव खिसक जाता है। 6 जीरो है तो 6 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 के बाद लग जाएगा, 5.103756। और मैंने आपको बताया था हम 3 अंक तक दशमलव लेते हैं। कितने? 3 अंक तक, तो सिर्फ 3 अंक तक लेंगे तो यह होगा आपका 5.103 की जगह 4 हो जाएगा, जो लास्ट वाला डिजिट है, 3 ही अंक लेंगे हम, 3 की जगह 4 हो जाएगा केजी। ऐसा क्यों होगा? कभी भी जब हम 3 अंक तक दशमलव लेते हैं, अगर आगे और भी संख्याएं हैं तो लास्ट वाली डिजिट के आगे वाली संख्या देखते हैं। लास्ट वाली डिजिट के अगर आगे वाली संख्या 5 से अधिक है तो इसका मान 1 बढ़ा लिया जाता है। देखिए लास्ट वाली डिजिट हमारी 3 थी, इसके आगे वाली संख्या क्या? 7 है, 5 से अधिक है तो हम 3 की जगह 4 लिख लेंगे, और अगर इसके आगे वाली संख्या 5 से कम होती तो सेम यही संख्या लिख लेते, तब नहीं बढ़ाते, इसीलिए वहाँ पे मैंने 4 लिखा है। ठीक है, ये रूल होता है आपका। इतना केजी आ गया, जबकि सारे आंसर हमारे किस में हैं? न्यूटन में है, सारे आंसर हमारे न्यूटन में दे रखा है। तो एक फार्मूला और आपको याद होना चाहिए कि 1 केजी या फोर्स में होता है 9.81 न्यूटन, मतलब किलोग्राम की जगह अगर मैं न्यूटन लिखना चाहूँ तो मुझे 9.81 न्यूटन लिखना पड़ेगा। तो वही चीज़ करेंगे, 5.104 केजी की जगह मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ? न्यूटन लिखना चाह रहा हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा 9.81 न्यूटन। ठीक, अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए, वैल्यू हमारी न्यूटन में आ जाएगी, तब ऑप्शन में मैच करेगा। 5.104 इंटू 9.81, आंसर आएगा आपका 50.07 न्यूटन। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 50.07 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बस थोड़ा सा ये लेंदी था। ठीक है, थोड़े अलग अलग पार्ट निकालने थे इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल पहले वाले प्रोसेस पे करना था। बस यहाँ पे हमारा आंसर किलोग्राम में आया। यूनिट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, कैसे क्या चेंज करना है। यूनिट चेंज नहीं करने आएगी तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। 1 केजी में 9.81 न्यूटन होता है, तभी आप ये चेंज कर पाओगे, क्योंकि आंसर में हमें न्यूटन में दिया हुआ था जबकि हमने किलोग्राम में निकाला था।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है। मशीनी अंगों के भार का आकलन किया जाता है। किसी भी मशीनी पार्ट से कोई भी भाग है उसका भार कैसे निकालेंगे, उसकी गणना कैसे करेंगे? गेज के प्रयोग के द्वारा, आयतन को पदार्थ के घनत्व से गुणा करके, विभिन्न ड्राइंग के प्रयोग द्वारा, ब्लूप्रिंट को पढ़ने से। तो आप देख रहे थे जो बार बार हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे थे, रो इज इक्वल टू एम भी मुझे निकालना था भार। तो भार के लिए हम क्या कर रहे थे, तो एम इज इक्वल टू रो वी हो जा रहा था। रो क्या था हमारा, घनत्व था, और वी क्या था हमारा, तो जो वी था हमारा या आयतन था। तो इसका मतलब घनत्व में जब आयतन का गुणा कर रहे थे तब हमें द्रव्यमान पता चल रहा था ना। तो वही चीज पूछा है कि भार के लिए क्या किया जाता है, आयतन को पदार्थ के घनत्व से गुणा करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वही फार्मूला ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है निम्न में से किसी मशीनी अंग के भार के आकलन के लिए किसका ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी मशीनी अंग का हमें अगर भार निकालना है तो इन सभी में से हमें क्या चीज चाहिए। घनत्व तो हमेशा आप देखे थे क्वेश्चन में दिया हुआ था, और हमें दूसरी किस चीज की जरूरत पड़ रही थी, एम इज इक्वल टू रो इंटू वी। तो देखिए यहाँ पे घनत्व तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, वी मतलब आयतन। तो ऑप्शन में देख रहे हैं पहला आपको दिख रहा होगा आयतन, क्योंकि हमें इन्हीं दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना, घनत्व का और आयतन का। अगर ये दो चीज़ें हमें पता हो तो हम आसानी से भार निकाल सकते हैं। तो इसमें घनत्व तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है हमें आयतन। इसका मतलब हमें आयतन चाहिए होता है किसी भी चीज़ का आयतन निकालने के लिए। बार बार क्वेश्चन में देखेंगे घनत्व हमेशा दिया रहता था, हम आयतन ही तो निकाल रहे थे, आयतन पता चलता ही हमें भार पता चल जा रहा था। तो भार के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, आयतन की जरूरत होती है। ठीक है, बाकी ठीक है। टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप सर्च करना ग्लोबल ITI, वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ITI यूथ वाला हमारा दूसरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी नोटिफिकेशन वगैरह आपको दी जाती है। और जो ये पेपर था आपका क्वेश्चन पेपर, आपको globaliti.org पे, वहाँ पर जाइए आप वेबसाइट पर और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।